नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेत यादव। सनशाइन इंडिया में आप सबका स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महान क्रांतिकारी की, एक महान कवि की, जिसने अपने अनेकों अमर गीतों व कविताओं से हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए ऐसी अलग जलाई कि अंग्रेज़ों को देश छोड़कर जाना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। ये महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू व संस्कृत प्रमुख भाषा थी। अपने क्रांतिकारी जीवन में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही जिनका प्रकाशन किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिलता था उससे ये हथियार खरीदते थे और उन हथियारों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन में किया करते थे। इनके जीवन काल में कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं। ये अपनी शहादत से 2 दिन पूर्व तक गोरखपुर की फांसी घर में जेल अधिकारियों से नज़र बचाकर अपनी आत्मकथा लिखते रहे, जिसे चुपके से बाद में बाहर भेजा गया, जिसे 1927 में इनकी शहादत के बाद भजनलाल बुक सेलर द्वारा काकोरी षड्यंत्र शीर्षक के नाम से छापा गया था। इसके अलावा बिस्मिल कविताओं और गज़लों से भी क्रांति का बिगुल फूंकते रहते थे। उन्होंने देश प्रेम में कई कविताएं और कई गज़लें लिखीं। आइए बात करते हैं ऐसे ही अमर शहीद क्रांतिकारी की, जिनकी गौरव गाथा इतिहास के पन्नों में कुछ धुंधली सी हो गई है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहाँपुर में हुआ था। इनका ननिहाल मैनपुरी ज़िले में था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माँ मूलमती देवी थी। बिस्मिल शाहजहाँपुर में बड़े होने लगते हैं और इनकी शुरुआती शिक्षा यहीं शुरू होती है। ये अपने बचपन में बहुत ही शरारती व उदंड स्वभाव के थे। अपनी किताब में बचपन में हुई एक घटना के बारे में लिखते हैं कि छोटे पे मैं बहुत ही उदंड था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर भी बहुत उदंडता करता था। एक बार किसी बाग में जाकर आम के वृक्षों से सब आम तोड़ डालता हूँ। माली पीछे दौड़ता है किंतु वो पकड़ नहीं पाता है। जब इस घटना के बारे में पिताजी को पता चलता है तो वो इतना पीटते हैं कि मैं 2 दिन तक उठ तक नहीं पाता हूँ। इसी प्रकार खूब पिटता था किंतु शरारतें करता रहता था। शायद उस बचपन की मार ही थी जिसकी वजह से मेरा शरीर इतना कठोर व सहनशील बन गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब 8वीं कक्षा में थे तो संयोग से सोमदेव के संपर्क में आ जाते हैं और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर ऐसा पड़ता है कि बिस्मिल जी की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। शेरों शायरियों का बहुत शौक़ था इन्हें। यही वजह थी कि पटना के एक मशहूर कवि थे, उर्दू के कवि थे बिस्मिल अज़ीमाबादी, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत लिखा था। ये गीत बिस्मिल जी को इतना पसंद आता है कि ये अपना अंतिम नाम ही बिस्मिल रख लेते हैं। वर्ष 1905, देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ विरोध होने लगते हैं, तो बिस्मिल जी भी आज़ादी के अभियान से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी अभियान या रैली को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ़ंडिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही थी, तो बिस्मिल जी को भी फ़ंडिंग की ज़रूरत थी। तो इस फ़ंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वे अपनी किताबों को पब्लिश करते हैं, उन्हें बेचते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं। शेर व शायरी लेखक तो थे ही वो, तो शायरियाँ, कहानियाँ, इन सब की किताबें लिखते हैं और फिर पब्लिश करते हैं, जिससे उन्हें पैसा मिलता है। और जो पैसा मिलता है, जो पैसा इकट्ठा होता है, उसे वो ऑर्गेनाइजेशन में लगा देते हैं। लेकिन इन सब प्रयासों के बाद भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि इन सब प्रयासों से इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था कि वे भारत की आज़ादी के लिए कुछ बड़ा कर सकते। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है अशफाक़ उल्लाह खां से। ये भी एक महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। दोस्तों, आगे चल के मैं इनकी भी बायोपिक लाऊंगा। तो जब ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो इनकी जो पहली मुलाकात थी अशफाक़ उल्लाह जी की बिस्मिल जी से, ये ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है,
क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदू थे और अशफाक उल्लाह खां मुसलमान थे। तो अंग्रेज़ों का जो डिवाइड एंड रूल 1905 ये बंगाल विभाजन वाला जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं वर्क कर जाता है। लेकिन अशफाक उल्लाह खां भी बहुत बड़े देश प्रेमी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे और शायरियों का उन्हें भी बहुत बड़ा शौक़ था। तो आपस में बाद में ये दोनों लोग बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अंतिम सांस तक दोनों लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। आगे चलकर ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ते हैं और फिर चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और कई क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़ते हैं जिसका नाम बाद में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है। अब इनकी भेंट होती है गैंदालाल दीक्षित से। अब ये दोनों लोग प्लान करते हैं कि अपनी अपनी पार्टी के लिए फ़ंडिंग कैसे जुटाई जाए। दोस्तों फ़ंडिंग बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये दोनों लोग इटावा, मैनपुरी, आगरा, औरैया इन सब डिस्ट्रिक्ट के युवाओं को जोड़ते हैं और प्लान करते हैं कि जो भारत का खजाना अंग्रेज़ी सरकार अपनी तिजोरियों में भर रही है उन्हें उनसे कैसे लूटा जाए, उन्हें कैसे वापस लिया जाए। अब जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चलता है कि क्रांतिकारी हमारे खिलाफ़ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए कई जगह छापे मारे जाने लगते हैं। तो 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र होता है जहां कई युवाओं को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों होता क्या है, गैंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम मातृदेवी रखा जाता है। इस संस्था का काम यही होता था कि फंडिंग कैसे जुटानी है और भारत की आज़ादी के लिए युवाओं को कैसे साथ लाया जाए। और ये सब काम ये संस्था छिपकर करती थी, मतलब गुप्त रूप से ये कार्य किए जाते थे। तो जब अंग्रेज़ों को इसके खिलाफ़ अंग्रेज़ों को ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है इस संस्था के खिलाफ़, तो वो क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर देते हैं जिनमें कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें कारावास की अलग अलग सज़ा होती है। इसे ही मैनपुरी षड्यंत्र कहा गया था। राम प्रसाद जी उसी समय कई कविताएं छापते हैं जिनमें मैनपुरी की प्रतिज्ञा प्रमुख कविता थी। तो पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन होता क्या है, जब पुलिस इन्हें पकड़ने जाती है तो ये चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो यह यमुना नदी में कूद जाते हैं और कई मील तक तैरते तैरते बाहर निकलते, कई मीलों के बाद कई मील तैरते हैं। उसके बाद ये जंगलों में बाहर निकलते हैं और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कई दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल वापस आते हैं और फिर क्रांति के लिए जुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब इधर 1920-22 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है जो कि चौरा चौरी कांड होने के बाद वो भी वापस ले लिया। तो देश में ना अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उतना कुछ हो नहीं रहा होता है। तो ये कहते हैं अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अंग्रेज शासन हिल जाए और हमें कैसे भी अंग्रेज़ों से अब आज़ादी चाहिए ही चाहिए है। तो फिर बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह दोनों लोग प्लान करते हैं काकोरी ट्रेन को लूटने की। दोस्तों मैं लूटना वर्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि वो खजाना तो हमारा ही था, वो भारत का खजाना था जो सिर्फ अंग्रेज़ लूट रहे थे। हमें उससे वापस लेना, तो अंग्रेज़ों से अपना खजाना वापस लेना। तो फिर ये घटना घटने वाली थी। तो ये लोग प्लान करते हैं। इसके बाद HSRA से 10 क्रांतिकारी और इसमें शामिल हो जाते हैं जिनमें राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचेंद्र बख्शी और चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुख थे। 9 अगस्त 1925 का दिन था। ये लोग काकोरी स्टेशन पर पहुंचते हैं जो कि लखनऊ के ही पास था। तो जैसे ही ट्रेन आती है वैसे ही अशफाक उल्लाह जी ट्रेन के ड्राइवर के सिर पर बंदूक रखते हैं और कहते हैं ट्रेन को रोको, और राजेंद्र लहरी ट्रेन की चेन को खींचकर ट्रेन को रोक देते हैं जिससे कि सारे क्रांतिकारी ट्रेन में आ जाएं। तो राम प्रसाद जी जाते हैं और जो भगदड़ सी मच जाती है, तो सबसे कहते हैं सब लोग शांत हो जाइए, हम यहाँ किसी को कोई चोट पहुँचाने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपना खजाना लेने आए हैं। फिर खजाना नीचे उतारा जाता है और फिर सब लोग वहाँ से खजाना लेकर चले जाते हैं। दोस्तों ये देश की बहुत बड़ी घटना घटित होती है। फिर इन सब लोगों को पकड़ने के लिए पूरे देश में दबिश दी जाती है, लेकिन फिर वही होता है जो हमेशा होता है, फिर सारे लोग 1-2 मंथ में सब लोग पकड़ लिए जाते हैं। इनमें 4 लोग ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र राय, अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा होती है। 2 लोग सचेंद्र नाथ सन्याल और सचेंद्र बख्शी, इनको काला पानी की सज़ा होती है।
और मनमथ नाथ जी जो थे उन्हें 14 वर्ष की, और योगेश चंद्र और मुनिंदी लाल जी जो थे उन्हें 10 साल की सज़ा होती है। चंद्रशेखर आज़ाद तो आज़ाद ही थे, उन्हें कौन पकड़ सकता है, तो वो तो आज़ाद ही रहते हैं। तो दोस्तों 18 महीने की लीगल प्रोसेस के बाद 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में 30 वर्ष की उम्र में महान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों आज हम सब घरों में आज़ाद बैठे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। दोस्तों ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के क्रांतिकारियों का सम्मान करें, उन्हें याद करें। तो ये थी देश के एक महान, एक अनसंग वॉरियर की कहानी। सलाम है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।